नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और एनटीपीसी रेलवे की डेट ऑफ एग्जाम जो है वो आ चुकी है और 15 दिसंबर से आपके एग्जाम की शुरुआत होने वाली है। उसी के लिए हम लोग ये रैंक बूस्टर जो बैच है वो लेकर आए हैं। पहली बात तो ये कि ये बैच जो है वो पूरी तरह से फ्री है और डेली चलने वाली क्लासेस हैं। इस क्लासेस में हम टोटल 15 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस तो आपके एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के होंगे और साथ में जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो कभी जीएस के हो सकते हैं, कभी वो रीजनिंग के हो सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये जो बैच रहेगा ये आपका ऐसा बैच है जो काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस में मदद करेगा, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 10 क्वेश्चंस मैथ्स के आने वाले हैं हम उसी ट्रेंड पर आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जुड़िए, क्योंकि ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस सेशंस की बात करते हो तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दूसरी बात, ये कोई पैसा नहीं प्रोवाइड करना है, सब कुछ फ्री में है। अच्छा, आज का जो सेशन है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैथ्स की जो क्वेश्चंस की बात करें तो वो 10 क्वेश्चंस होंगे और जीएस के 5 क्वेश्चंस होंगे। नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि उम्मीद हमारी सारी यही है, प्रयास हमारा सारा यही है कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में एज इट इज दिखें। चलिए, पहला क्वेश्चन, आरए और आरबी शेषफल है। शेषफल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, शेषफल कौन सा विकल्प सही है? देखिए, आपको पहला वाला शेषफल आरए दिया है और दूसरा शेषफल आपको यहां पे आरबी दिया है। आपसे ये 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो सबसे पहली बात, शेषफल निकालने का तरीका आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो जान लें। पहला वाला जो है आरए, आरए की अगर मैं बात करूं यहां पे तो देखिए क्या है, 103, इसकी पावर कितनी है 2051 और इसको 13 से डिवाइड करके हमें शेषफल निकालना है। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि जो संख्या ऊपर अंश में लिखी है उस संख्या को देखते हैं, अगर ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ी है उसको पहले छोटा करेंगे। तो 13 से 103 को डिवाइड करो तो देखो 13 8 104 होता है ना। अब बताओ, अगर मैं 13 8 104 लेकर जाऊं तो 104 तो 103 से ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है, या जिनको नहीं पता वो जान लें कि शेषफल हमारे 2 तरीके के होते हैं। जो रिमाइंडर्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो हम निकालते चले आए हैं आज तक, और एक होते हैं नेगेटिव रिमाइंडर्स। तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का जो योगफल होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी भाजक के बराबर होगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइजर। अब जैसे अगर मैं आपको यहां पे करके एक दिखा दूं तो 103 को अगर मैं भाग करता 13 से तो देखिए 13 सत्ते 91 होता कि नहीं होता। इसका मतलब ये कितना हो गया 2 और ये 12। तो कहने का मतलब ये है कि 103 में से अगर मैं 12, ये एक्स्ट्रा बच रहा है ना, अगर मैं इसको माइनस कर देता तो मेरी संख्या जो भी आती 91 वो 13 से डिवाइड हो जाती। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं। हम यहां पे क्या करने वाले हैं, शेषफल का प्रयोग करेंगे। या तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर का प्रयोग कर सकते हैं जो कि 12 है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 13 में अगर मैं 1 जोड़ देता तो ये 104 हो जाता और 104 मेरा 13 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 103 में 1 की कमी है। तो आप देखो, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर 12 पा गए हो तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1। अब देखो इन दोनों का योगफल 12 और 1 का योगफल कितना हो जाएगा 13। बात क्लियर है? तो करेंगे कैसे, या तो हम डिवाइड करके छोटे नंबर को लेंगे, या तो हमारा शेषफल पॉजिटिव वाला छोटा होता तो हम पॉजिटिव वाले को लेते, नेगेटिव वाला छोटा है तो नेगेटिव वाले को ले रहे हैं। तो 13 से डिवाइड कर लो और 13 से डिवाइड करने पे मैंने देखा कि ये नेगेटिव रिमाइंडर मेरा -1 है तो साइन के साथ ले लो, ये -1। इसकी पावर कितनी हो गई 2051 और इसको 13 से डिवाइड करना है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या होती है तो वो संख्या नेगेटिव आती है। इसका मतलब -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो ये -1 ही आएगा, और -1 को 13 से डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये तो केवल हमारे जानने की बात है। तो रिमाइंडर अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर जिससे भाग किया है उसमें से इस नेगेटिव वाले को माइनस कर दो। तो 13 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 12। यानी पहले वाले को डिवाइड करने पे शेषफल हमारा कितना आ गया 12। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको एक बार फिर से रब करके समझा देता हूं कि शेषफल निकालते कैसे हैं। और अगर आपने ये सब नहीं भी पढ़ा है तो आप एक काम करिए, इसको पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी आती हैं। आप चले जाइएगा, हमारी प्लेलिस्ट में मैथ्स का आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आपको शेषफल ज्ञात करना सिखाया गया है। कई सारे मैथ्स के वहां पे टॉपिक्स भी आपको डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए, अगर मैं आरए की बात करूं तो आरए कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि 103 जो है वो 13 से बड़ा है, तो 103 से मैं इस 13 को भाग कर दूंगा पहले। तो देखो 13 अट्ठे 104, 104 होता तो कट जाता, लेकिन एक कम है, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया, माइनस का 1। और पावर कितनी है, 2051, जो कि ऑड नंबर है, और इसको 13 से डिवाइड करना है। अब -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है तो वो -1 ही होगा, यानी -1 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे, जिससे भाग किया है 13 से, उसमें से उस नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना रहेगा, 12। यानी आरए कितना आ गया मेरा, आरए आ गया 12। अच्छा, अगर मैं आरबी की बात करूं तो वही काम यहां भी करेंगे। 97 को भाग कर देंगे किससे, पहले 16 से, क्योंकि 97 16 से बड़ा है। 16 से भाग करेंगे, देखो 16 छका 96, एक शेषफल बच गया। कभी भी कंफ्यूज मत होना शेषफल में और उसमें भागफल में। तो 16 छका 96, एक शेषफल बच गया, यानी एक रख दो, जो शेषफल बचा उसको रख दो उठा के। पावर कितनी है, 256, और इसको किससे डिवाइड करना है, 16 से। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रही है। एक बात आप और ध्यान रखिए, किसी भी छोटी संख्या x को अगर मैं किसी बड़ी संख्या y से डिवाइड करता हूं तो हमेशा शेषफल यही छोटी संख्या x ही होगी। जैसे मैं बोलूं 12 को डिवाइड कर दो 16 से, तो देखो 0 बार जाएगा, शेषफल कितना रहेगा, 12। बातें समझ में आ रही हैं। मैं बोलूं 103 को डिवाइड कर दो 109 से, शेषफल कितना आएगा, 0 बार जाएगा, ये शेषफल वही 103 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो आरबी कितना आ गया, 1, आरए कितना है, 12। आपको अच्छे से पता है कि आरए जो है वो आरबी से बड़ा है। अगर आरए आरबी से बड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा हमारा यहां पे ए पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन अगर अच्छा लगे और आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो बिल्कुल प्रैक्टिस की बात करो मुझसे। आप मुझे कमेंट करके मैसेज भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये सारी चीजें यूजफुल लगती हैं तो। देखो अब इनको जोड़ के बताना है कि कितना आएगा, तो सभी कोई जोड़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप हर कोई जोड़ सकता है यहाँ पे। लेकिन देखो हम बेसिकली जोड़ को जल्दी कैसे कर सकते थे, या तो हम पता करते इकाई का अंक कितना हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो इकाई के अंक में सब में कितना है, 4 है। फिर हम चलो बोलते चलो ठीक है दहाई का अंक भी ले लेते हैं, तो दहाई के अंक में भी देखो यहाँ पे कितना है, 8 है। हम कहते चलो अच्छा आगे चलते हैं, सैकड़े के अंक की बात करते हैं, तो सैकड़े के अंक पे जाते हैं तब भी देखो या तो 8 होगा या 7 होगा, 2 ऑप्शन है हमारे पास। इसका मतलब लगभग हमें जोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब अवॉइड कैसे करेंगे हम इस चीज को, जरा समझना। अगर मैं आपको पहले तो जोड़ना सिखा दूं कि जोड़ते जल्दी कैसे हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं उनको जोड़ो। जैसे ये 9 है ना, ये कितना है, 5, तो सबसे बड़े स्थान पर यही दोनों नंबर हैं। तो अगर ये मान लो 9000 होता और ये 5000 होता, तो आप तो डायरेक्टली जोड़ के बोलते ना कितना, कि भाई 14000 हो गया, ठीक है। इसका मतलब अब देखो मैंने ये 9 हटा दिया, ये 5 हटा दिया, बातें समझ में आ रही हैं। अब देखो सैकड़े वाले अंक बचे हैं। अगर मैं सैकड़े वाले अंकों की बात करूं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, देखो ये कितना है, 4 है, ये है 8, ये है 6 और ये है 8। तो देखो बाकी अंकों को छोड़ दो, जैसे ये कितना होता, 400 होता, ये 800 होता, ये 600 होता और ये 800 होता। तो देखो 600 400 1000, 1000 और 8 8 1600, 1000 और 1600 कितना हो गया, 2600। यानी ये 2600 और जोड़ते, तो देखो अगर 14000 और 2600 जोड़ते तो मेरा आंसर करीब 16600 हो जाता, 16600 होता। इसका मतलब हो गया एक सीधी सी बात कि भाई साहब ये 15000 वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। क्लियर है बात इतनी। अच्छा अब मेरे पास क्या बचे, देखो ये 37 बचा है, ये 09 बचा है, तो 37 और 9 जोड़ दो, कितना हो गया, 46 हो गया। ये बचा है 66 और ये बचा है 72, इनको डायरेक्टली जोड़ सकते हो, 6 2 8 और 7 6 13। तो लगभग देखो ये कितना आ गया, 8 6 14, 4 3 7 और 1 8 और 1 184 और जोड़ना है, कितना हो जाएगा ये 784 और साथ में 16 ऑप्शन हो जाएगा। सी पार्ट तो डायरेक्टली आप ऐसे जोड़ सकते हो, ऐसे मत जोड़ना कि 7 9 16 फिर 6 उसके बाद 2, ऐसे 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 तो सब कुछ जोड़ लेगा। अब और जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे डिजिटल सम की हम बात कर सकते हैं। अब ये डिजिटल सम क्या होता है, जो भी नंबर्स हमें जोड़ने घटाने हैं उनके अंकों का योगफल, किसका योगफल, अंकों का योगफल,
और अगर नहीं जानते हो तो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिजिटल सम करके वहां पे समझा हुआ है, जिसको हम वैदिक मैथ्स का पार्ट भी बोलते हैं। तो अंकों का योगफल वही होगा जो ऑप्शन का योगफल होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में 2 का योगफल सेम आ जाए। जैसे मान लो अगर मैं अब बात करूं यहां पे, चलो देखो क्वेश्चन ही समझ आते हैं पूरा। यहां पे देखो पहले वाले में तो 7 3 10 4 14, इसका योगफल कितना आ गया 14, लेकिन हमें तब तक जोड़ना है जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो 4 और 1 दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 5। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, जहां पे 9 या 9 का मल्टीपल हो उसको डायरेक्टली हटा दो, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर मैं आपसे बोलूं 7 3 10 और 2, मैं बोलूं इनको जोड़ो तो आप बोलोगे 7 3 10 2 12 आ रहा है, 12 में 2 और 1 कितना आ रहा है 3। तो इतना पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो 7 और 2 कितना हो रहा है 9, 9 को अगर मैं हटा भी दूं तब भी देखो 3 आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं 9 8 7 3, बताओ कितना आ रहा है जोड़ के, तो आप बोलोगे भाई 7 3 10 8 18, 18 और 9 27, 27 में 7 2 कितना हो गया 9, इस पूरे का योगफल कितना आ गया 9 आ गया। तो मैं बोलूं भाई जो 9 वाला पार्ट है उसको हटा दो, तो 9 को हटा दो, 7 3 10 8 18 आ रहा है, 18 में 8 और 1 9 आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इस्तेमाल क्या करने वाले हैं, डिजिटल सम। तो देखो यहां पे 7 3 10 4 14, 14 में 4 और 1 5, 9 को हटा दो तो यहां पे देखो 8 और 0 यानी कि 8 बचा, 6 6 12 6 18, 18 जो है वो 9 से कट रहा है ना, 9 या 9 का मल्टीपल कोई भी उसको हटा दो डायरेक्ट, तो यहां पे कितना बचा 5 बचा। यहां पे देखो 7 और 2 9 हट गया, बचा कितना यहां पे 8। अब इनको जोड़ दो, 8 8 16 और 10 26, 26 में 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि मेरा ऑप्शन वो होगा जिसका डिजिट सम कितना होगा 8 होगा। तो अब देखो यहां पे अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो 6 4 10 8 18, 18 तो 9 से कटता है, अब बचा 8 और 1 9, इसका डिजिट सम कितना होगा 9। यहां पे देखो दूसरे वाले में क्या है, 5 4 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, यहां पे कितना बचा 8 बचा, इसका डिजिट सम कितना हो गया 8। अगले वाले में देखो 6 4 10 8 18 हट गया, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। यहां पे देखो 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 में 7 2 9 हो गया, यानी ये भी जो है 9 आ रहा है। हमें कितना चाहिए 8 चाहिए, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है। बचे कौन से ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन। अब आप यहां से भी आप क्वेश्चन का सिस्टमेटिक अंदाज नहीं पता कर पाओगे ना कि क्या हो रहा है। ऐसे ऑप्शन में कई बार आपको देखने को मिल जाते हैं कि जहां पे जब हम डिजिट सम लगाते हैं तो वहां भी हमें ऑप्शन एक या एक से अधिक एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं हम, या फिर हम अगर यूनिट डिजिट निकालते हैं तो यूनिट डिजिट से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तब वहां पे करने का तरीका केवल इतना है कि जैसे मैंने आपको पहले करके बताया वैसे ही आप इसको जोड़ सकते हो। क्लियर है बात? तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया था, सी पार्ट। क्लियर है? अब देखो अगर डिजिट सम लगाने के बाद आपको ये 2 ऑप्शन बच गए हैं, तब भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 9000 5000 ये तो 14000 हो गया, और 4000 400 800 1200 12 6 1800 18 और 8 2600। तो अगर मैं 2600 और जोड़ दूं तो 14 2 कितना हो गया 1600, 16000 आ गया, यानी 16000 में तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता फिर, तो बचा कौन सा, सी बचा, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों का इस्तेमाल कभी कभी करना पड़ सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गुड क्वेश्चन है और इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करना ये समझने की बात है। ए की आय बी से 20% कम है, तो देखो 2 लोग हैं यहां पे, 2 क्या 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए की आय बी से 20% कम है, तो आप बताओ 20% का रेशियो मान कितना होता है। तो किसी भी परसेंट का रेशियो मान निकालने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, जिनको नहीं पता वो जान लें। कितना हो जाएगा 1/5। तो ए की आय बी से 20% कम है, तो बी से कम है ना, अगर मैं बी को मान लू, देखो जिससे कम या ज्यादा की बात करें उसी को नीचे वाला मान लो, तो मैं बी को कितना मान ले रहा हूं, बी की आय 5 है, तो ए की आय देखो उससे कितनी कम है, ऊपर वाले को कम या ज्यादा बोल दो, 1 कम है। तो अगर बी की आय को मैं बोल दूं 5 है, तो ए की आय उससे 1 कम है, यानी कि ये 4 है। अरे बात समझे भाई, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5 हो गया। तो बी की आय से कम है ना, इसका मतलब जिससे भी कम ज्यादा की बात करेगा उसको नीचे वाला मान लो। तो मैंने बोला कि भाई नीचे वाले को मैं बी मान ले रहा हूं, यानी 5 मान ले रहा हूं। तो ए की आय उससे कितनी कम है 20%, तो जो कम या ज्यादा होगा वो ऊपर वाला हो जाएगा। अगर यहां 2 होता तो मैं 2 को कम करता, तो अगर बी की आय 5 है तो उससे 1 कम कर दिया मैंने, तो ये इसकी आय कितनी हो गई 4। कितना क्लियर?
सी की आय ए की आय से 56.25% अधिक है। अब पहले तो ये समझ लो 56.25% का रेशियो कैसे निकालोगे। अब बटे 100 करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इतना नहीं करना है। कुछ लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, जो लोग जानते हैं वो भी समझ ले, जो नहीं जानते वो भी जान ले। देखो 56 को मैं लिख सकता हूं 50% प्लस 6.25% लिख सकता हूं। 50% का मतलब हाफ होता है ना, आधा। 6.24% या 6 सही 1/4%, इसका रेशियो मान 1/16 होता है। जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो कैसे निकालेंगे। 6 चौका 24, 1 25/4 है ये, और 25/4 किसी भी परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग कर दें या 1/100 से गुणा कर दें, बात तो सेम ही है। तो 25 चौका 100, 4 चौका कितना हो गया 16, यानी इसका मान कितना हो गया 16, और दोनों को जोड़ दो। देखो 16 अगर एलसीएम ले 2 8 16 और 16 एकम से कितना हो गया 9/16। बात समझ गई इतनी? यानी कि क्या कह रहा है, ए की आय से सी की आय जो है वो ए की आय से 9/16 कम है। अब अगर देखो एक छोटा सा यहां पे ट्रिक कर कैसे करेंगे। ए की आय तो 4 है, अगर मैं 4 का 9/16 निकालूं तो फ्रैक्शन बन जा रहा है ना, कितना 9/4 आएगा ऐसे भी। लेकिन मैं फ्रैक्शन में क्यों करूं, मैं फ्रैक्शन में काम क्यों करूं, मुझे वही तो अवॉइड करना है। तो क्या करेंगे हम यहां पे, देखो ये 4 है और ये 5 है, रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 4 से गुणा कर दिया, ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 5 × 4, यानी कि डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 20। ठीक है। अब देखो सी की आय ए की आय से 9/16 अधिक है। अगर अधिक है तो 16 का 9/16 कितना होगा, 16 का अगर 9/16 निकालोगे, 16 16 कट गया, 9 अधिक है। तो डायरेक्टली बोल सकते हो ये 16 है तो 9 जोड़ तो ये कितनी हो जाएगी 25। कैलकुलेशन को ऐसे अवॉइड किया जाता है। तो बी की आयत नहीं है, ये बी की आय है। बी की आय सी की आय से कितनी कम है, तो देखो बी की आय जो है वो 20 है, सी की आय कितनी है 25 है, तो कितनी कम है, आप बोलोगे भाई 5 कम है। किससे कम है 25 से, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 25 चौका 100, 5 चौका 20%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये बी वाला पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। करने का तरीका मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, आपको कैसे इजी करना है वो आपको डिपेंड कर रहा है, और वही मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे। अब आपको मैं बेसिक नहीं समझा पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास समय इतना बचा नहीं है। अगर आपको बेसिक क्लासेस करनी है तो आप यूट्यूब पे जाके हमारी बेसिक क्लासेस भी देख सकते हो। देखो 3 लोग हैं यहाँ पे, ए बी और सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी से कितनी अधिक है, सॉरी बी से 20% कम है। तो पता है मुझे 20% का रेशियो मान कितना होता है 1/5। तो बी से कम है, इसका मतलब अगर बी 5 होता तो ए कितना होता, 1 कम होता तो 4 होता। सी की आय ए की आय से 56.25 अधिक है। 56.25 को कन्वर्ट करना मैंने आपको परसेंट में सिखाया। इसको तोड़ दो 50 और 6 में। 50% का मतलब 1/2 होता है, 6.25 का मतलब 1/16 होता है। जोड़ दो कितना रहेगा 9/16 अधिक है। इसका मतलब अगर ये 16 होता तो डायरेक्टली मेरा काम हो गया होता। तो मैंने क्या किया भाई, इसमें भी 4 से गुणा कर दो, इसमें भी 4 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में किसी संख्या से गुणा कर दें, रेशियो फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो गया 16, ये कितना हो जाएगा 20। यानी अगर ये 16 है ये 20 है, तो सी जो है ए से 9/16 अधिक है। तो 9/16 16 का कितना होगा 9 अधिक है, यानी ये 9 अधिक कर दो, ये कितना हो जाएगा 16 9 25। अब कह रहा है बी की आय सी से कितनी कम है, तो भाई साहब 5 कम है। किससे 25 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 चौका 100, 5 चौका 20%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी का रेशियो 4 5 है, बीसी का रेशियो 3 4 है, सीडी का रेशियो 7 11। आपको एडी का पूछा है। देखो जब कभी भी आपसे ये पहले वाले का और ये लास्ट वाले का ऐसा रेशियो पूछ ले तो कुछ मत करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो ए बी का रेशियो को मैं ए अपॉन बी लिख सकता हूं, बीसी को मैं बी अपॉन सी, सीडी को मैं सी अपॉन डी लिख सकता हूं। देखो बी बी कट गया, सी सी कट गया, क्या मुझे ए और डी का रेशियो मिल जाएगा। तो बस मुझे क्या करना है, सारे रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। तो 4/5, ये 3/4 और ये 7/11। देखो 4 से 4 कट गया, अब तो कटेगा नहीं, ये कितना हो गया 21 और ये हो गया 11 × 5 = 55। 21 रेशियो 55। ऑप्शन कौन सा, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए की मासिक आय और बी की मासिक आय में जो अनुपात है वो 5:6 है। ठीक है,
ए और बी दो लोग हैं, आपको शायद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लो। आय कितनी है, 5 और 6 का रेशियो है आय में। उनके मासिक व्यय में व्यय का अनुपात कितना है भाई साहब, यहाँ पे 3:4। वो प्रतिवर्ष 1800 और 1600 की बचत करते हैं। तो पहला वाला अगर मैं बचत की बात करूं तो पहला वाला 1800 बचा रहा है और दूसरा वाला 1600 बचा रहा है। अब बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है, इस रूल में आप जो भी सॉल्यूशन लाओगे उसमें केवल ऊपर वाला सॉल्यूशन निकलेगा, जिसको ऊपर लिखोगे वो आंसर आएगा। आपने अगर व्यय को ऊपर लिख दिया तो व्यय ही निकाल पाओगे, तब आय नहीं निकाल पाओगे। अगर मैंने ऊपर आय को रखा है तो आय मेरी आंसर में आएगी, इससे हम व्यय को नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये कितना हो गया 20 और ये 6 18, तो 20 और 18 का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया 2 रेशियो आ गया। इतना समझ गए, रेशियो में हमारा डिफरेंस कितना आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो, 16 4800 और 18 चौका 5200, सॉरी 7200, 7200 और 4800 का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा 2400। तो जो डिफरेंस ऊपर रेशियो में आया और जो डिफरेंस नीचे आया दोनों को बराबर कर दो, यानी 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2400। एक रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई साहब 1200। क्वेश्चन ने पूछा बी की मासिक आय, आय कितनी है 6 रेशियो, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए। अगर कहीं आपने आय निकालनी है तो आप बोल सकते हो भाई साहब या तो पहले आय निकाल लो, अगर व्यय निकालना होता तो पहले आय निकाल लो और आय में से क्या माइनस कर दें व्यय को, तो हमारी बचत आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान रखना ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल में रेशियो अब ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर मुझे व्यय पूछा होता मान लो, तो मैं ये नहीं बोलता कि 4 रेशियो की वैल्यू 4800 हो जाएगी, नहीं ये गलत है। मैं ऊपर जो लिखूंगा उसी का ये मान आएगा। ठीक है, चलो आगे। एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को 6.5% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उसने इसे 1250 अधिक पे बेचा होता तो उसे 19.5% का लाभ होता। पहले प्रॉफिट देखो कितना हो रहा था, देखो मान लो ये सीपी है, जरा समझना कंसेप्ट इसका। सीपी है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, 6.5 सही 1/2 यानी 6.5% का प्रॉफिट यहां मिल रहा है। यानी पहला ये तो ये एसपी है जब इस पर बेचता। कह रहा नहीं भाई साहब इस पर नहीं बेचो, किस पर बेचो 1250 अधिक करो। चलो इस पर बेच रहे थे 1250 अधिक पर बेचने लगे, तो ये तो 1250 हो गया। अधिक पर बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ। अब बोलोगे भाई ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, बोलोगे 19% का प्रॉफिट हो गया। तो दोनों ही प्रॉफिट हैं, तो आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे अगर दोनों प्रॉफिट हैं या दोनों लॉस हैं तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, या फिर अगर वन प्रॉफिट है और दूसरा वाला लॉस है तो दोनों को जोड़ देते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप ऐसे समझ लो। अब बताओ ये वैल्यू निकालने के लिए मैं 19% में से 6.5% घटा दूं, कितना जाएगा 12.5%। यानी 12.5% की जो वैल्यू निकल के आई ये कितना आ गया, ये 12.5% आ गया ना। कैसे निकाला हमने, ये 19% में से ये 6.5% घटा दिया तो ये 12.5% आ गया। क्या यही 12.5% 1250 के बराबर नहीं होगा, तो 12.5% की वैल्यू 1250, 1% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई साहब 1% हो जाएगा 10, 10 क्या 100। तो क्रयमूल्य पूछा है, क्रयमूल्य को हम हमेशा 100% मान के चलते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे भाई साहब 2 0 और चिपका दो 10,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। समझ गए बात। चलो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, और अगर चाहिए इस तरह का सेशन तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ, और एक थोड़ी सी मेरे लिए भी मेहनत कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनको बता दो कि इस तरह की तैयारी हो रही है। आपको मैं आज देखो आज कितनी तारीख है, आज मेरे ख्याल से है 19 या 20 जो भी होगी, है ना। तो 15 दिन उधर और 10 दिन इधर, करीब 25 दिनों में मैं आपको कम से कम 20 सेशन तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इधर 1-2 दिन के लिए मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, लेकिन 20 सेशन मैं करीब प्रोवाइड करूंगा। और 20 सेशन में अगर मैं आपको बोलूं तो मैथ के 10 क्वेश्चन का मतलब मैं आपको टोटल 200 तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा। दूसरा आपका हो गया मैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के अगर जीएस की बात करूं तो टोटल आपका हो जाएगा करीब 100 के आसपास, और मुझे उम्मीद यह है कि यह सेशन आपको काफी फायदा देके जाएगा। चलो एबीसी एक साथ किसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, लेकिन अगर मैं एबीसी की बात करूं तो एबीसी किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए का काम, ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है, ए का काम सी के काम का 4 गुना है, तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो कुछ रिलेशन दिया है, और रिलेशन किसका है, उनकी इफिशियंसी का। जरा समझना, एक और सी का काम बी के काम का 3 गुना है, इसका मतलब ए और सी की जो इफिशियंसी होगी वो बी की इफिशियंसी की
3 गुनी होगी कि नहीं होगी? ये एबीसी क्या है? ये इनकी इफिशियंसी है यानी क्षमताएं हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? भाई जो 3 गुना काम कर रहा है उसकी क्षमता 3 गुना होगी। तो ए और सी जो है वो 3 गुना काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी क्षमता बी की 3 गुनी होगी। ए का काम सी के काम का 4 गुना है, इसका मतलब ए की क्षमता सी की 4 गुनी होगी। कर सकते हैं ऐसा? क्वेश्चन ने ए के बारे में पूछा है, तो चलो अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना रहेगा? 6। अब अगर मैं तीनों की इफिशियंसी की बात करूं तो वो तो अभी मुझे डायरेक्टली पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि तीनों एक दिन में मिलकर एक काम करते हैं। अगर मैं इनकी इफिशियंसी को मान लूं ए, इनको बी और इनको सी, तो मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी और प्लस सी ये कितना है? 1 है। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3b है। तो ए प्लस सी की जगह पे कितना रख दो? 3b और प्लस बी कितना हो गया? 1। यानी b कितना आ गया? ये 4b की वैल्यू 1, तो b कितना? 1/4। अगर b 1/4 है, देखो b की क्षमता कितनी आ गई है? 1/4। देखो a प्लस सी की वैल्यू फिर मैं क्या बोल दूंगा? 3/4, क्योंकि b की वैल्यू 1/4 रख दो। और a कितना है? 4/c, तो c कितना हो जाएगा यहां से? a/4। तो c की जगह पे a/4 रख दो। a/4 इज इक्वल टू 3/4। 4 4 एकम 4 और 1 5/4। 5a/4 की वैल्यू 3/4, 4 4 कट गया, a कितना आ गया? 3/5। यानी a कितना आ गया? 3/5। बस c निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब a एक दिन में कितना कर रहा है? 3/5 काम कर रहा है। करना कितना है? 6। समय कितना लगेगा? टोटल काम 6, एक दिन में कर रहा है। 3/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा। 3 दूना 6, 5 दूना 10 काम, यानी टोटल उसे 10 दिन में पूरा कर पाएगा ए। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अपनी सामान्य चाल की 6/4 से चलते हुए एक व्यक्ति 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसे दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है? देखो दूरी तो उतनी है, वो धीरे चल रहा है केवल। इसका मतलब अगर दूरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है यानी नियत है, तो आप बोल सकते हो कि जो चाल में अनुपात होगा उसका उल्टा अनुपात होता है समय में। तो चाल देखो कितनी है? पहले वाली चाल थी 7, अब हो गई 6। पहले कितनी थी? ओरिजिनल चाल कितनी थी? 7, अब कितनी हो गई? 6 हो गई। तो समय में अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे समय में उल्टा अनुपात हो जाएगा, यानी 6:7 हो जाएगा। अब ध्यान रखो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो चाल और समय में उल्टा रेशियो होता है। व्यक्ति को 12 मिनट अधिक लग रहा है। रेशियो में कितना अधिक लग रहा है? पहले 6 लग रहा था, अब 7 लग रहा है, तो एक रेशियो अधिक लग रहा है। तो भाई इसी एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 मिनट। बोलो बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है उसी दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय। तो ये तो सामान्य चाल है और ये कम वाली चाल है। तो अगर ये सामान्य चाल तो ये सामान्य समय। तो एक रेशियो की वैल्यू 12 मिनट, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 12 छंग 72 मिनट। और 72 मिनट को अगर मैं लिख दूं तो 1 घंटा 12 मिनट। इसको तो आप आसानी से करेक्ट कर सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए पहले एक फॉर्मूला जरा समझ लो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ट्रेंड में है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। इसको नोट कर लेना। एक तो फॉर्मूला ये है इसका, और दूसरा इसी का एक फॉर्मूला और निकल के आता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन इस पे भी कई बार पूछे आ रहे हैं और इस पे भी कई बार पूछे आ रहे हैं। आप इसको नोट करिए और देखिए, अगर मैं बोलूं तो ये क्या है? 2.247। ये a का क्यूब है, ये वाला ये b का क्यूब है, ये c का क्यूब है, और 3abc दिख रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिख रहा है यही। और नीचे क्या दिया देखो, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, यानी ये दिया है पूरा। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे क्या लिखा है? a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आप बताओ, अगर मैं इस पूरे पोर्शन से इसको भाग कर दूं तो यही तो बचेगा। बहुत तो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या बच जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बचेगा केवल यहां पे।
अगर a प्लस बी प्लस सी बचेगा तो तीनों को जोड़ दो। क्या है तीनों? 2.247, 1.730 और 1.023। इन्हीं को जोड़ना है। 7 3 10, 4 3 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 2 2 4 और 1 5 दशमलव, सॉरी ये 10 है, 5.00 यानी कि 5 आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। तो आपको ये सारी चीजें जानने की बहुत जरूरत है। चलिए, 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहली बात तो जो ये त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंदर ये जो वृत्त बना है, ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है क्वेश्चन ने, क्योंकि ये अंतःवृत्त है। सबसे पहले जान लो, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैंने मान ली ए है। ए और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या आर में एक रिलेशन होता है, क्योंकि अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर पता होना चाहिए। मुझे केवल आर चाहिए, और इन भुजा में और इस आर में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√3। इस फॉर्मूले को जिनको नहीं पता वो नोट कर लें। आर कितना हो जाएगा यहां से? ए कितना है? 42, भुजा 42 दे रखी है। 2√3 यानी 2 गुणे √3, 2 से ये कट गया 21 बार, कितना आ गया? 21/√3। एक काम करो, यहां पे आर की वैल्यू डायरेक्ट उठा के रख दो। कितना रहेगा ये? 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 21/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 गुणे 21 गुणे 21 ऐसे लिख दिया, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 7 या 21 से तो 21 कट गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना आ गया? 22 गुणे 21, यानी देखो इकाई के स्थान पे 2 आना चाहिए, और 2 आना चाहिए तो केवल देखो ये बी पार्ट में 2 दिख रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 22 1 कम 22 और 22 दूना 44 और 2 46, यानी 462 आपका आंसर आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो चलो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ये हमारा मैथ का सेशन था। अब बात करते हैं हम लोग कुछ जीएस की बात। अब देखिए जीएस में क्या है। किस रेल मंत्री ने पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की थी? आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, और नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। माधवराव सिंधिया ने सबसे पहले शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा माधवराव सिंधिया ने की थी। दूसरा, RRSK बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में काफी हद तक ये पूछने की उम्मीद भी है। तो RRSK का फुल फॉर्म क्या है बता सकते हैं? राष्ट्रीय रेल सेफ्टी कोष, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, या राष्ट्रीय रेल संरक्षा केंद्र। क्या हो सकता है इसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष है। ध्यान रखना, सुरक्षा कोष नहीं है। तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा संरक्षा कोष, ये इसका राइट आंसर है। RRSK। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया, जो नाम है एक। ओलंपस एक पर्वत का नाम है, आप में से काफी लोग इसको जानते होंगे। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आप में से कोई बता सकता है इसको? नहीं जानते हो तो जान लो, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पंजाब डीजल इंजन के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर। तो जो भी आपका आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी बता दें। और अगर आपको ऐसा सेशन कंटिन्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और कल मिलेंगे एक नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।